हाँ जी दोस्तों, ये हमारी अकाउंटेंसी की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने जाना था कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं हमारे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को। तो कैसे मेंटेन किया जाता है, is to record financial transactions and events of the organization in the books of account। books of account में हम क्या करते हैं, किसी भी इवेंट को या किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन ए सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। और इन प्रिंसिपल्स को हमें पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्रिंसिपल, कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स। सेकंड आता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे उस डेटा के ऊपर ही हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइनिंग द नेट रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर ए पीरियड। एक पीरियड तक, तो एक फिक्स पीरियड तक हमने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स किए उसका क्या रिजल्ट निकला, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग बताता है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है अकाउंटिंग करने का कि हमें लास्ट के अंदर पता चले कि हमें प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक साल के बाद में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी कहाँ पे खड़ी है। इसका मतलब क्या है, इज टू नो फ्रॉम द बैलेंस शीट financial position of the business is as relevant for the user of financial statements as is the income statement। दो तरीके की चीज होती है कि एक बिजनेस ने एक साल में कितना कमाया और दूसरा होता है कि वो आदमी कहां खड़ा है। आप ऐसे मान लीजिए, हो सकता है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से या एक कंपनी ने पिछले साल से ज्यादा कमाया, पर पैसा ज्यादा कमाया और उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कि कमाना एक अलग चीज होता है, जो इनकम हुई या लॉस हुआ वो हमें कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम स्टैंड का कहां कर रहे हैं, हमारे पास एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, ये सब हमें कौन बताएगा, बैलेंस शीट बताएगी। वो बताता है कि हमारी पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। और ये हमें कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है। इसका भी आप ध्यान रखें। तो एक क्वेश्चन बनता है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी वी मस्ट प्रिपेयर। तो इसके अंदर क्या आंसर रहेगा, बैलेंस शीट। ये जानकारी हमें कौन देने वाला है, बैलेंस शीट हमें ये जानकारी देने वाली है। फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट को मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए किसकी जरूरत होती है, डाटा की जरूरत होती है कि कंपनी कितना कमा रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के पास कैश कितना है। ये सब की पॉइंट्स होते हैं जिनको बेस बनाते हुए मैनेजमेंट क्या लेता है, डिसीजन लेता है। द मैनेजमेंट ऑफ्टन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है डिसीजन लेने के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए, बजटिंग के लिए एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्लान्स बनाने के लिए, एक तरीके से भविष्यवाणी करने के लिए कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये हमें फ्यूचर्स में कैसे इफेक्ट करेंगे, इसका हम फोरकास्ट करते हैं। इन सब चीजों के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ये अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी यूजर हैं, इंटरनल यूजर एज वेल एज आउटसाइड यूजर्स, उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही टाइम पे मिले ताकि वो अपने अपने बिहाफ पे अपने इंटरेस्ट ले। अगर कोई क्रेडिटर है, माल जो है वो उधार में देना है, तो वो इस चीज का डिसीजन कैसे लेगा, वो हमारी जो सेल्स रेवेन्यू है, जो मार्केट की पोजीशन है, उसके हिसाब से हमारी जो कंपनी की पोजीशन है, बिजनेस की पोजीशन है, वो देख के ही हमें माल उधार पे देगा। अगर हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमारे स्टेटमेंट्स, ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट देख के ही तो डिसीजन लेगा कि क्या हमारे बिजनेस को बैंक लोन देगा तो सेफ है या नहीं है, क्या हम उसको रिटर्न दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो ये डिसीजन जो अलग अलग पार्टियां ले रही हैं वो किस बेसिस पे ले रही है, इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे ले रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट रहता है। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है कि जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं उनको अच्छे और सही टाइम पे रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले। हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स।
हमें हमारी बिजनेस एसेट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। हमने एक मशीन परचेज कर ली है, वो कितने साल चलेगी, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा। अगर हम उसको ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे तो वो जल्दी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और हो सकता है कि अगर जो उसकी पूरी यूजफुल लाइफ है 10 साल या 20 साल, जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ है, उससे पहले ही हम उसको बेच दें। तो ये सब डिसीजन हम कैसे लेंगे कि अभी तो उसके 5 साल की अच्छी लाइफ पड़ी है तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए। अच्छा, इस मशीन को इतने टाइम के बाद में मेंटेनेंस की जरूरत है, अगर नहीं दी तो खर्चा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या मशीन ही पूरी खराब हो जाएगी। तो ये सब क्या होते हैं, अपनी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के डिसीजन होते हैं। ये डिसीजन आप कैसे लेंगे, जब आपके पास में सही जानकारी होगी। जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक कार है और आपको पता है कार को मेंटेन करने के लिए आपको सर्विस करवानी होती है। सर्विस कराने के भी रूल्स हैं कि जितने किलोमीटर चलेगी उसके बाद में सर्विस होगी। तो कितने किलोमीटर चली इसका रिकॉर्ड तो आपको रखना पड़ेगा ना। अगर आप ये रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो आप कैसे बताओ सही टाइम पे सर्विस कराएंगे। तो एक जानकारी तो हो गई है। और दूसरी बात कि आपने जब कितने किलोमीटर चला ली, मान लेते हैं 10,000 किलोमीटर चला ली, उसके बाद में आपको क्या क्या चीज चाहिए, ये जानकारी आपको कब पता चलेगी, जब आप गाड़ी परचेज कर लेते हैं। उसी वक्त जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको पूरी जानकारी देता है कि 10,000 किलोमीटर पे आपको ये सर्विस करवानी है, उस सर्विस में ये सब होगा। 20,000 पे अलग सर्विस होगी, 30,000 पे अलग सर्विस होगी, पर उसकी जो फीचर है और जो चीज़ों की सर्विस होने वाली है, उस गाड़ी में इंजन की है या टायर चेंज है, ये सब अलग अलग रहता है। तो जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सही टाइम पे हमें मिलनी चाहिए। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, प्रोटेक्शन, वो भी किसका, हमारी एसेट्स का। तो ये जो पूरा मेहनत हम कर रहे हैं ये हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अकाउंटिंग मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच एनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। उसका अच्छे से कंट्रोल करना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना भी इसके अंदर क्या रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला हमने पढ़ लिया फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें वो बातें ही रहने वाली जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो कुछ कुछ सिमिलर ही रहता है। तो फंक्शन आप देख लें, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हम क्या करते हैं, सिस्टम अकाउंटिंग ही वो टूल है जिसको यूज करते हुए या जिसके द्वारा हम हमारे अकाउंट्स को क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली तरीके से रिकॉर्ड में रखते हैं। और किन चीजों को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग रूल्स को, प्रिंसिपल्स को एंड कंसेप्ट्स को। ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी हमारा क्या है, अकाउंटिंग का एक फंक्शन है कि उसको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। इसमें फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट होता है और पोजीशन स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट होता है। उसके बाद में कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये स्टेटमेंट्स भी रहते हैं, रेशियो एनालिसिस भी रहता है। थर्ड है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कंपनी के ऊपर होती हैं कि उसको टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसको पूरा करने का काम जो है वो कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग ये काम करता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ if they are maintained systematically following the accounting rules, principles and concepts। आप अपने मन से किसी भी रूल को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करेंगे तो वो क्या है, एक्सेप्टेड नहीं है। आप स्टैंडर्डाइज रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जब आप अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, वो एज ए एविडेंस काम करते हैं कोर्ट के अंदर। और जब आप अपना टैक्स फाइल करते हैं उसके अंदर भी एक तरीके से रिकॉर्ड जो रहता है, जो मेन एविडेंस रहते हैं, उस तरीके से काम करते हैं। फोर्थ आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये भी एक अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन है। इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या करता है, जो अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होता है कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है, जितना भी डाटा उसने प्रोड्यूस किया है, वो रिलेटेड पार्टीज को क्या करे, पास ऑन करे, एकदम सही टाइम पे उनको वो जानकारी प्रोवाइड करे। लास्ट आता है असिस्टेंस टू मैनेजर। मैनेजर को क्या करता है, अकाउंटिंग असिस्ट करता है, उनको जितने भी डिसीजन लेने होते हैं उसमें उनकी हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आपने देख लिए कि जो भी हम ऊपर पढ़ के आए थे, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग उससे मिलते जुलते से ही हैं। आपको ऐसे
टेंशन नहीं लेनी कि कौन से तो फंक्शन है और कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव हैं और कौन से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इसको बस समझ लीजिए कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अकाउंटिंग करते हैं तो उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं, उनके मेन फंक्शंस क्या रहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, हम किन ऑब्जेक्टिव्स को लेके अकाउंटिंग करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसकी क्या विशेषता रहने वाली है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर मेरा बिजनेस अकाउंटिंग कर रहा है, अगर मैं मेरे बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहा हूं तो उसका क्या एडवांटेज मुझे मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अगर मुझे बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग ही देगा, उसके अलावा मुझे कोई और वो जानकारी नहीं दे सकता। तो अगर मुझे जानना है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे पास कितना कैश है, ये सब जानकारी होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ये सभी चीजें। और ये मुझे कौन देगा? अकाउंटिंग देगा। सेकंड है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, इसके बारे में हम और बात नहीं करेंगे। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। पिछले साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, इस साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, मेरी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और उसकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, ये सब कंपैरेटिव स्टडीज के अंदर आता है। तो कंपैरेटिव स्टडीज कब पॉसिबल होगी? जब मेरे पास क्या होगा, मेरी कंपनी का डाटा होगा और उसकी कंपनी का भी डाटा मेरे पास होगा। जनरली जो पब्लिक कंपनीज रहती हैं उनके डाटा नॉर्मली अवेलेबल रहते हैं, पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं। आप अपने जो इंटर कंपैरिजन है वो इजीली कर सकते हैं। और इंट्रा कंपैरिजन करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी कंपनी का या मेरे बिजनेस का ही डाटा चाहिए, वो मुझे इजीली अवेलेबल होगा। कब अवेलेबल होगा? जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तब अवेलेबल होगा। अगर मैं करूंगा ही नहीं अकाउंटिंग तो मुझे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होगी, तो मैं कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाऊंगा। फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। मेरे बिजनेस के ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटीज हैं उनको मैं किस तरीके से पूरा करूंगा? जब मुझे पता होगा कि मैंने सेल्स कितनी की है, जब मुझे पता होगा मैंने परचेज कितना किया है, तो जीएसटी इनपुट की मुझे छूट मिलेगी ना जीएसटी आउटपुट के ऊपर। तो इस तरीके की जो जानकारी है मुझे कौन देगा? अकाउंटिंग देगा। फैसिलिटेट्स लोन। अगर मैं लोन देने जाऊंगा तो मेरे बिजनेस के पास एसेट्स कितनी है, मेरे बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी है, मेरे बिजनेस का सेल्स कितना है, ये सब चीजें देख के ही तो बैंक मुझे लोन देगा। तो ये सारी जानकारी मुझे कौन देगा? अकाउंटिंग देगा। एविडेंस इन कोर्ट। अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ है, मान लेते हैं किसी कंज्यूमर ने आप पे केस किया है, तो उसे एक एविडेंस तो शो करना ही पड़ेगा। वो एविडेंस क्या है कि जब मैंने वो प्रोडक्ट उसको बेचा तो मैं उसको एक सेल्स रिसिप्ट दूंगा। अगर मुझे मेरे बिजनेस को किसी पे केस करना है तो जब मैंने उससे रॉ मटेरियल या कोई मशीनरी परचेज की थी तो मेरे पास उसका बिल तो होगा, वो बिल मैंने संभाल के रखा होगा, अकाउंटिंग की थी इसीलिए। तो वो एक तरीके से कोर्ट में एविडेंस के रूप में क्या होता है? पेश होता है। अगर मैंने सेल्स टैक्स जितना जमा कराया है और जांच में पता चलता है या मेरे को कोर्ट में ले जाया जाता है सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि इन्होंने सेल्स टैक्स कम दिया है, तो मेरी जितनी भी सेल्स हुई है मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, मैं वो रिकॉर्ड उस कोर्ट में पेश करूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि मैंने अपना टैक्स पूरा दिया है। फिर आता है फैसिलिटेट्स सेल्स ऑफ ए बिजनेस। अगर किसी पॉइंट पे मैं अपने बिजनेस को बेचना चाहता हूं तो मेरे बिजनेस की मार्केट में क्या वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होगा? ये अकाउंटिंग ही है जो मुझे ये जानकारी देगा कि मेरी बिजनेस की मार्केट वैल्यू क्या है और उस पर मुझे बेचना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर मेरा बिजनेस दिवालिया घोषित हो जाता है तब मुझे किस पर्सन को कितना पैसा देना है, मुझे किस पर्सन से कितना पैसा लेना है, ये सारी जानकारी मुझे कौन देगा? अकाउंटिंग ही देगा। हेल्प इन पार्टनरशिप। अगर मेरा बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है तो पार्टनरशिप करने से पहले बहुत सारी चीजों पे क्या होती है? बातचीत होती है कि आप कितना पैसा लगाएंगे, आपके पास क्या एसेट्स है, आपके पास क्या स्किल है, आपके पास कितने पेटेंट्स हैं या क्या प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कितने स्केल पे बेच रहे हैं। तब दो कंपनियां या दो बिजनेस आके एक पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे। तो ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? अकाउंटिंग देता है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आपको ये हेल्प करता है, ये तो बेसिक बात है। आज की वीडियो का हमारा एक लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन। हमने देख लिया कि एडवांटेज हमें क्या होने वाले हैं, तो लिमिटेशन क्या रहती है? अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना होता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं? पहली है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भी एग्जैक्ट ये ही वैल्यू है इस बिजनेस की, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप डिटेल में देख लीजिए।
Accounting is not fully exact in spite of the fact that most transactions are recorded on the basis of evidence. जितनी भी हम एंट्रीज या जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो उनके सभी हमारे पास क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं, हमारे पास रिसिट्स होती हैं। उसके बावजूद जो अकाउंटिंग है वो एग्जैक्ट नहीं होती। उसके पीछे क्या कारण रहता है वो देख लीजिए। एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स, प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट्स, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आपने कोई मशीनरी परचेज की, उसकी आप अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग करते हैं तो आपको ये भी मेंशन करना होता है कि वो कितने साल चलेगी। अब कोई मशीन कितने साल चलेगी आप अभी बैठ के कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये वही बात होगी कि आप घर में गाड़ी खरीद के लाए हैं और आरसी पे लिखा हुआ है पेट्रोल गाड़ी की कि वो 15 साल तक वैलिड है, तो आपने उसकी यूजफुल लाइफ 15 साल मान लिया और आपको पता चले कि अगले दिन या थोड़े दिनों के बाद में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी पूरी ही स्क्रैप में चली गई। तो ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं। आपने उसको बीच में बेच दी, किसी वजह से आपको फाइनेंशियल क्रंच था, आपने वो एसेट बीच में बेच दी, तो उस यूजफुल लाइफ तक आप उसका बेनिफिट ही नहीं उठा पाए। तो ऐसे जो प्रॉब्लम रहती है उससे क्या है, अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं हो पाती, एग्जैक्ट हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते। डाउटफुल डेट मतलब आपने किसी को उधार माल बेचा है। अब आधे लोग, आपको ऐसे डाउट है कि आधे लोग पैसा देंगे या नहीं देंगे। अब कितने लोगों पे आप डाउट करेंगे। जब आप किसी भी पर्सन को उधार देते हैं, तब आप जब उधार देते हैं तब आप उसी आदमी को उधार देते हैं जिसको आपको पता होता है 100% वो पैसा देगा, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग पैसा खा जाते हैं, पैसा डूब जाता है मार्केट में। तो वो जो परसेंटेज है वो कितना हो, ये आप क्या करते हैं, प्रोविजन ही लेते हैं, आइडिया लगा के चलते हैं। उससे ज्यादा भी हो सकता है तो कम भी हो सकता है। तो जो चीज ऊपर नीचे हो रही है उसकी एग्जैक्ट अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, एक साल के एंड में जो हमारे पास ना बिका हुआ फिनिश्ड गुड्स होता है, जो हमारे पास स्टॉक में पड़ा रहता है, रॉ मटेरियल परचेज रहता है, उसका मार्केट वैल्यू क्या है ये हम एस्टिमेट ही तो करते हैं। तो ये सब क्या है, आइडिया होते हैं, एक आइडिया पे काम करते हैं। तो हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज करने के सबूत हैं, हमारे पास रिसिप्ट्स हैं, बट उसका मार्केट वैल्यू कितना होगा इसका हम आइडिया ही लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग की ये एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, अनरियलिस्टिक होती है। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ेंगे अंडर द गोइंग कंसेप्ट। आप इसको, जो नॉन कॉमर्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आप एक बार इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक कंसेप्ट होता है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो अनंत काल तक चलता जाएगा। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही हम अकाउंटिंग करते हैं। जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही वो बिल्कुल चिंता ना करें, धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा जब हम इन बात, जो टेक्निकल टर्म्स है, जब हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम आगे जब प्रैक्टिकली यूज करेंगे ना इनको एग्जांपल्स कर लेते हुए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन इसमें रहती है बिजनेस के अंदर। उससे क्या होता है, हमारा जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है वो अनरियलिस्टिक हो जाता है, वो एग्जैक्ट सही नहीं होता। Accounting information may not be realistic since accounting statements are prepared following the accounting concepts and convention. Example देख लीजिए, under the going concept it is taken that business will continue for a foreseeable future. तो मतलब आने वाले फ्यूचर तक वो चलता ही जाएगा। ऐसा होता थोड़ी ना है, कभी भी बिजनेस बंद हो जाता है। जैसे कोरोना आया, किसी को पता थोड़ी ना था कि ऐसी महामारी आएगी, तो कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए। ये क्या, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि आपने बिजनेस के अंदर एक एसेट डाली। अब एसेट डाली, मान लेते कार परचेज की, तो उस कार का हर साल हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है। उसकी यूजफुल लाइफ हमने मानी 10 साल। अब 10 साल के अंदर उसका जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो हमने, डेप्रिसिएशन कितना आएगा इसका भी हमने एक रूल सेलेक्ट कर रखा है। उस रूल के तहत हमने क्या किया, उस डेप्रिसिएशन को लगा रहे हैं, और डेप्रिसिएशन से जो वैल्यू आ रही है क्या वो सही वैल्यू आ रही है। जैसे कि आपने देखा है ना कि मार्केट में 1-1.5 साल के बाद में ही उसकी आधे से भी कम वैल्यू हो जाती है। अगर इंडियन मार्केट में देखें तो इंपोर्टेड कार्स जो रहती हैं, जो काफ़ी महंगी रहती हैं, उनकी वैल्यू तो 6 महीने 1 साल के बाद में हाफ से भी कम हो जाती है, पर डेप्रिसिएशन तो उसके ऊपर 20 से 30% ही लगा। तो मार्केट वैल्यू तो यहाँ पे है कम और एक्चुअल वैल्यू क्या है, ज़्यादा। तो क्या होगा, मार्केट में जब उसको बेचने जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे कम, जबकि आपके अकाउंट्स में, आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू क्या आ रखी है, ज्यादा। तो ये जो अनरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स रहती हैं वो अकाउंटिंग में रहती हैं। फिर है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई बहुत अच्छा और मेहनती हमारा कर्मचारी है, वो हमारी कंपनी में आ रहा है या छोड़ के जा रहा है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। क्वालिटेटिव पर्सन अगर हमारे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे बिजनेस को आगे ही लेके जाएंगे।
जैसे एक अच्छी मशीन को हम परचेज करके हमारे बिजनेस में लगाएंगे तो वो हमें फायदा ही देगी, इसकी जो एंट्री हम करते हैं इसको तो हम रिकॉर्ड करते हैं, पर एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल्ड पर्सन अगर हमारे बिजनेस को ज्वाइन करता है इसकी हम कोई एंट्री नहीं करते। ये एक सबसे बड़ा क्या रहता है, नेगेटिव पॉइंट रहता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस चेंज। ये एक अकाउंटिंग को आप ऐसे मान लीजिए कि आप हर ट्रांजेक्शन को किससे नापते हैं, एक स्केल से। किससे नापते हैं, एक स्केल से, और वो स्केल किसका है, पैसे का। और ये स्केल इतना डिफॉल्टी है, हर टाइम के बाद कुछ समय बाद में ये चेंज हो जाता है। जैसे आप एक लाइन खींचेंगे और आपने बोल दिया ये 4 सेंटीमीटर की है, 5 साल के बाद में भी आप आके देखेंगे तो वो 4 सेंटीमीटर की ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर की जो यूनिट है वो चेंज नहीं होती कभी भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम रहती है। बट अगर आप देखें कि इंडिया में आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपने कोई मशीनरी परचेज की, आपने कितने की परचेज की, 10 लाख रुपए की, तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री में परचेज करेंगे तो उसके प्राइस भी डिफर हो सकता है और मॉनेटरी वैल्यू भी डिफरेंस हो सकती है। मतलब 10,000 हमारे इंडियन रुपीज की वैल्यू है, जबकि अगर डॉलर में चेंज करोगे तो वो वैल्यू अलग हो जाएगी। और दूसरी बात, 2 साल के बाद में इंडियन रुपीज की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। आज डॉलर के साथ में हमारा मान लेते हैं इंडियन रुपी चल रहा है 80 रुपीज, थोड़े टाइम के बाद में वो हो जाएगा 90 रुपीज, तो ये वैल्यू क्या हुई, कम हो गई ना। आज जो मशीन हमने यूएसए से मंगाई थी उसमें हमें 80,000 रुपए देने पड़े। अब 80,000 को हम अगर डॉलर में चेंज करेंगे, $1,000 के अंदर हमने मशीन इंपोर्ट की थी, 2 साल के बाद में उसी के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे। तो यहां पे एक डिफॉल्टी सिस्टम है कि जिस पैसे को हम बेस मानते हुए अकाउंटिंग कर रहे हैं वो पैसा अपनी वैल्यू चेंज कर देता है हर थोड़े समय के बाद में। तो ये एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या है। अकाउंटिंग हाउएवर प्रिज्यूम दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल। अकाउंटिंग किस प्रिंसिपल को या किस कंसेप्ट को मान के की जाती है कि जो मनी है उसकी वैल्यू स्टेबल रहने वाली है, और आपको पता है कि ऐसा होता नहीं है। आज से 10 साल पहले मनी की वैल्यू कुछ और थी, इंडियन रुपीस की वैल्यू कुछ और थी, आज कुछ और है, आने वाले समय में कुछ और होगी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, एक इंग्लिश का वर्ड है विंडो शॉपिंग। उसका मतलब आप मार्केट में जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं, खरीद के कुछ नहीं लाते। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या निकलता है कि आपने अपने बिजनेस को सिर्फ डेकोरम के लिए सजा के रख रखा है, आपके उतना प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, आप मैन्युपुलेशन कर रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिससे प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा है, लॉस कम दिख रहे हैं। ये सब क्या आता है, विंडो ड्रेसिंग में आ जाता है। सज धज के बंदा बैठा है जबकि उसको लॉस ही हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के द्वारा ये सब किया जा सकता है। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में और ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, सत्यम कंपनी के घोटाले हैं और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये ऐसे मैनिपुलेशन करती हैं। The term window dressing means manipulation of accounts in a way so that to conceal vital facts and present the financial statement to show a better position. Vital facts को छुपा लेना। Vital facts मतलब कोई आपको लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पर उसको छुपा लेना। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, ये छुपा लेना। और एक अच्छी इमेज क्या करना, बताना। ये सब क्या रहता है, विंडो ड्रेसिंग के अंदर रहता है, जो कि एक मेल प्रैक्टिस है, एक ड्रॉबैक है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस के अंदर क्या रोल रहता है अकाउंटिंग का। उसके बाद में हम जानेंगे अकाउंटिंग के ब्रांच कितनी होती हैं, कितनी ब्रांच होती है अकाउंटिंग की, उसके बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ये 3 वर्ड हैं, इन तीनों वर्ड में क्या डिफरेंस है वो हम जानेंगे। और उसके बाद में हम जानेंगे डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम को डिटेल के अंदर। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, इस चैनल पर आपको इसी तरीके की क्वालिटी वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।